कभी आप सुपरमार्केट के उस गलियारे में खड़े हुए हैं जहां खाने के पैकेट रखे होते हैं। ऐसा लगता है जैसे चारों तरफ से डब्बे और पैकेट आप पर चिल्ला रहे हों। 100% नेचुरल, सुपर हेल्दी, एब्सोल्युटली प्योर, ऑथेंटिक टेस्ट। ये शब्द सुनकर मतलब एक भरोसा सा होता है। लगता है कि हम अपने लिए कुछ अच्छा खरीद रहे हैं। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि इन शब्दों का असली मतलब क्या है, या ये बस मार्केटिंग की चतुर चालें हैं? और आज हम इसी कोड को क्रैक करने वाले हैं। हमारे पास भारत के फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स रेगुलेशंस 2018 से जुड़े कुछ दस्तावेज हैं, और हमारा मिशन आज ये समझना है कि जब कोई कंपनी अपने खाने के पैकेट पर कुछ लिखती है तो उसके पीछे क्या नियम काम करते हैं। देखिए, ये सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज नहीं है, बल्कि हर ग्राहक के हाथ में एक टूल है जो उन्हें गुमराह होने से बचाता है। ये नियम पक्का करते हैं कि जो भी क्लेम किया जा रहा है वो सच्चा हो और उसके पीछे कोई वैज्ञानिक आधार हो। ठीक है, तो चलिए इस भूल भुलैया को सुलझाना शुरू करते हैं। सबसे पहले वो कौन से बुनियादी सबसे जरूरी नियम हैं जो हर फूड कंपनी को मानने पड़ते हैं, मतलब चाहे वो कुछ भी बेच रही हो? बिल्कुल, चलिए बुनियाद से शुरू करते हैं। कानून में कुछ जनरल प्रिंसिपल्स तय किए गए हैं जो हर तरह के दावे पर लागू होते हैं। सबसे पहला और सबसे सीधा सिद्धांत है सच्चाई। कोई भी क्लेम ट्रूथफुल, अनएम्बिगुअस और मीनिंगफुल होना चाहिए। मतलब वो सच्चा हो, उसमें कोई गोलमोल बात ना हो जिससे ग्राहक उलझन में पड़ जाए और उसका कोई असली मतलब निकलता हो। अनएम्बिगुअस मतलब ऐसा नहीं कह सकते कि शायद आपकी मदद करे, या कुछ ऐसा जिसका कोई भी मतलब निकाला जा सके? बिल्कुल, बात एकदम साफ होनी चाहिए। दूसरा सिद्धांत है कि कोई भी क्लेम किसी खाने की चीज की जरूरत से ज्यादा सेवन को बढ़ावा नहीं देगा। जैसे कोई चिप्स का पैकेट ये नहीं कह सकता कि दिन में 10 पैकेट खाओ और विटामिन डी पाओ, भले ही उसमें सच में विटामिन डी क्यों ना हो। मकसद है संतुलित खानपान को बढ़ावा देना। ये तो बहुत जरूरी बात है। और मुझे एक और नियम बहुत दिलचस्प लगा। कोई भी कंपनी यह दावा नहीं कर सकती कि एक बैलेंस्ड एंड वेरिड डाइट, यानी एक संतुलित आहार, शरीर के लिए जरूरी पोषक तत्व नहीं दे सकता। मतलब कोई भी प्रोडक्ट खुद को असली खाने का विकल्प नहीं बता सकता। सही पकड़ा। वाह। और अब आता है सबसे बड़ा नियम जो इन सब की नींव है। हर क्लेम के पीछे साइंटिफिकली सब्सटैंशिएटेड सबूत होने चाहिए, और इन सबूतों को वैलिडेटेड मेथड से परखा जाना चाहिए। इसका आसान भाषा में मतलब है, आप हवा में बात नहीं कर सकते हैं। अगर कोई कहता है कि उनका जूस इम्यूनिटी बढ़ाता है, तो उन्हें वैज्ञानिक स्टडीज के साथ ये साबित करना होगा कि ऐसा कैसे और क्यों होता है। वाह, मतलब सिर्फ कह देने से काम नहीं चलेगा, दिखाना भी पड़ेगा। अच्छा, एक और सवाल मन में आ रहा है। मैंने देखा है कि कई ब्रांड्स के नाम में ही नेचुरल या प्योर जैसे शब्द होते हैं, जैसे नेचुरल फूड्स इंक या ऐसा ही कुछ। उसका क्या? हाँ, कानून ने इसका भी ध्यान रखा है। अगर किसी ब्रांड का नाम ग्राहक को गुमराह कर सकता है तो पैकेट के सामने एकदम साफ साफ एक डिस्क्लेमर लिखना जरूरी है। उस पे लिखा होना चाहिए, दिस इज ओनली अ ब्रांड नेम एंड डज नॉट रिप्रेजेंट इट्स ट्रू नेचर। यानी ये सिर्फ एक ब्रांड का नाम है और ये प्रोडक्ट की असली प्रकृति को नहीं दर्शाता। चलिए अब उस शब्द पर आते हैं जो शायद सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, हेल्दी। मैंने हजारों बार ब्रेकफास्ट सीरियल के डब्बों पर देखा है, लेकिन जब आप पीछे इंग्रेडिएंट्स देखते हैं तो पता चलता है कि उसमें चीनी भरी पड़ी है। तो क्या कोई भी अपने प्रोडक्ट को हेल्दी कह सकता है? ये एक बहुत बड़ा भ्रम है जिसे नियम तोड़ते हैं। और इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। कानून साफ कहता है कि कोई भी खाना खुद को सीधे सीधे हेल्दी नहीं बता सकता। ये शब्द अपने आप में एक क्लेम नहीं हो सकता। एक मिनट, ये तो चौंकाने वाली बात है। तो फिर वो लिखते कैसे हैं? हाँ, देखिए, कंपनियां एक रास्ता निकाल सकती हैं। वो ये कह सकती हैं कि उनका प्रोडक्ट एक स्वस्थ आहार या हेल्दी डाइट का हिस्सा बन सकता है, लेकिन ऐसा कहने के लिए भी उन्हें इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR की डाइटरी गाइडलाइंस के मानकों पर खरा उतरना होगा। तो अगली बार जब कोई पैकेट सिर्फ हेल्दी चिल्ला रहा हो तो समझ जाइए कि ये सिर्फ एक मार्केटिंग का हुक है, कानूनी दावा नहीं। ठीक है, तो हेल्दी का कोड तो क्रैक हो गया। अब आते हैं इसके जुड़वा भाई नेचुरल पर। इस शब्द का क्या मतलब है? क्या किसी भी चीज में बस नींबू का रस मिला देने से वो नेचुरल हो जाती है? नेचुरल शब्द के इस्तेमाल पर तो और भी ज्यादा सख्ती है। नियम कहते हैं कि नेचुरल शब्द का इस्तेमाल सिर्फ सिंगल फूड के लिए किया जा सकता है, यानी ऐसा खाना जो सिर्फ एक ही चीज से बना हो और वो सीधे किसी पौधे, जानवर या मिनरल से आया हो।
और उस पर सिर्फ जरूरी प्रोसेसिंग हुई हो। जरूरी प्रोसेसिंग, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है ऐसी प्रक्रिया जिससे खाने का मूल स्वरूप न बदले, जैसे सब्जी को धोना, काटना, छीलना या दूध को कीटाणुओं से बचाने के लिए पास्चराइजेशन करना, बस इतना ही। आप किसी चीज को बहुत ज्यादा प्रोसेस करके उसे नेचुरल नहीं कह सकते। अच्छा, तो ये तो सिंगल इंग्रेडिएंट्स की बात हुई, पर बाजार में तो ज्यादातर कंपोजिट फूड मिलते हैं, मतलब जो कई चीजों से मिलकर बने होते हैं, जैसे बिस्किट, केचप या कोई रेडी टू ईट मील। हाँ, उनका क्या? उनके लिए एक अलग नियम है। वो खुद को नेचुरल नहीं कह सकते, लेकिन वो मेड फ्रॉम नेचुरल इंग्रेडिएंट्स कह सकते हैं। पर यहाँ भी एक बड़ी शर्त है। ऐसा कहने के लिए उनके अंदर मौजूद हर एक इंग्रेडिएंट को नेचुरल की परिभाषा पर खरा उतरना होगा। मतलब बिस्किट का आटा, चीनी, तेल, सब कुछ। और मैंने नेचुरल गुडनेस या नेचुरली बेटर जैसे शब्द भी देखे हैं। अब नहीं दिखने चाहिए। ये वाक्यांश पूरी तरह से प्रतिबंधित है। कानून बनाने वालों ने समझा कि गुडनेस या बेटर जैसे शब्द बहुत सब्जेक्टिव है और इनका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं होता है। ये ग्राहक को इमोशनली लुभाने के तरीके हैं, तथ्य बताने के नहीं, इसलिए इन पर रोक लगा दी गई। वाह, नेचुरल शब्द के पीछे इतनी कहानियां मैंने सोचा नहीं था। इससे मिलता जुलता एक और शब्द है जो बहुत भरोसेमंद लगता है, प्योर। क्या इसके नियम भी नेचुरल जितने ही सख्त हैं? हाँ बिल्कुल, प्योर शब्द का नियम भी बहुत सीधा और सख्त है। ये भी सिर्फ सिंगल इंग्रेडिएंट फूड के लिए इस्तेमाल हो सकता है, जिसमें बाहर से कुछ भी मिलाया न गया हो। इसका क्लासिक उदाहरण है घी। अगर कोई प्योर घी का दावा कर रहा है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ घी होना चाहिए। अगर उसमें स्वाद या रंग के लिए कुछ भी मिलाया गया है या खर्च बचाने के लिए वेजिटेबल ऑयल्स मिलाए गए हैं, तो ये एक मिसलीडिंग क्लेम है और मतलब गैर कानूनी है। और फ्रेश का क्या? कई बार पैकेट पर लिखा होता है फ्रेशली पैक्ड। ये सुनकर तो लगता है कि अभी अभी खेत से तोड़कर पैक किया है। फ्रेश का मतलब है कि प्रोडक्ट अपनी मूल अवस्था में है। उस पर धोने, छीलने या काटने जैसी बेसिक चीजों के अलावा कोई और प्रोसेसिंग नहीं हुई है जिससे उसकी ताजगी पर असर पड़े। इसीलिए फ्रेशली पैक्ड जैसा शब्द इस्तेमाल करना नियमों के खिलाफ है, क्योंकि पैकिंग खुद एक तरह की प्रोसेसिंग है। लेकिन फ्रोजन मटर के पैकेट पर तो मैंने फ्रेश फ्रोजन लिखा देखा है। क्या वो सही है? हाँ, वहाँ एक छूट है। फ्रेश फ्रोजन का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका मतलब ये है कि प्रोडक्ट को ताज़ा रहते हुए ही जल्दी से फ्रीज कर दिया गया ताकि उसके पोषक तत्व बने रहें। ये ग्राहक को सही जानकारी देता है। ठीक है, अब दो और शब्द बचे हैं, ऑथेंटिक और ट्रेडिशनल। इनका क्या मतलब निकाला जाए? क्या कोई भी नई रेसिपी बनाकर उसे ट्रेडिशनल कह सकता है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। ऑथेंटिक या जेन्युइन जैसे शब्दों का इस्तेमाल कोई कंपनी तभी कर सकती है जब वो ये साबित कर सके कि उनका दावा किस आधार पर सही है। उन्हें इसका प्रमाण देना होगा। और ट्रेडिशनल शब्द के लिए तो समय की सीमा भी तय है। समय की सीमा? वो क्या है? कोई रेसिपी ट्रेडिशनल तभी कहलाएगी जब वो कम से कम 30 सालों से, यानी लगभग एक पीढ़ी से, बिना किसी बड़े बदलाव के इस्तेमाल होती आ रही हो। तो कोई कंपनी 2020 में एक नई दाल बनाकर उसे ट्रेडिशनल दाल फ्राई कहकर नहीं बेच सकती। सिर्फ 30 साल? मुझे लगा था इसका मतलब होगा सदियों पुरानी रेसिपी। तो कोई कंपनी 1995 में बनी रेसिपी को भी ट्रेडिशनल कह सकती है? ये तो वाकई चौंकाने वाली बात है। चलिए अब उस ट्रेंड पर आते हैं जो आजकल हर जगह है, ऑर्गेनिक। ऐसा लगता है हर दूसरा प्रोडक्ट आजकल ऑर्गेनिक है। कई बार तो बस ब्रांड के नाम में ऑर्गेनिक होता है पर कोई सर्टिफिकेट नहीं। ये कैसे काम करता है? ये एक और बड़ा एरिया है जहां ग्राहक अक्सर धोखा खा जाते हैं। ऑर्गेनिक फूड रेगुलेशंस 2017 के मुताबिक भारत में किसी भी प्रोडक्ट को ऑर्गेनिक कहने के लिए सर्टिफिकेशन अनिवार्य है। आप बिना सर्टिफिकेट के ये शब्द इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। तो एक ग्राहक के तौर पर मैं कैसे पहचानूं कि कोई प्रोडक्ट सच में सर्टिफाइड ऑर्गेनिक है या नहीं? कोई निशानी होती है क्या? हाँ, और ये बहुत जरूरी है कि सब इसे जाने। ग्राहकों को पैकेट पर जैविक भारत का लोगो देखना चाहिए। ये एक छोटा सा गोल लोगो है जो भारत का ऑफिशियल ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन मार्क है। अगर ये लोगो है तभी वो प्रोडक्ट कानूनी तौर पर ऑर्गेनिक है। और ये सर्टिफिकेशन मिलता कैसे है? इसके लिए दो मुख्य सिस्टम है। एक है नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन, जिसे NPOP कहते हैं, और दूसरा है पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम यानी PGS इंडिया। किसानों और कंपनियों को इन सिस्टम के तहत रजिस्टर करके सख्त नियमों का पालन करना होता है
तब जाकर उन्हें ये लोगो इस्तेमाल करने की इजाजत मिलती है। इसका मतलब अगर किसी जूस की बॉटल का नाम ऑर्गेनिक डिलाइट है लेकिन उस पर जैविक भारत का लोगो नहीं है, तो वो एक मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट माना जाएगा। सिर्फ नाम में ऑर्गेनिक डाल देने से प्रोडक्ट ऑर्गेनिक नहीं हो जाता, सर्टिफिकेशन ही असली सबूत है। ठीक है, तो हमने नेचुरल, हेल्थी और ऑर्गेनिक जैसे बड़े शब्दों का कोड क्रैक कर लिया। लेकिन कंपनी और भी चालाक होती हैं। वे कई बार नंबरों का इस्तेमाल करती हैं, जैसे लो फैट, शुगर फ्री या हाई प्रोटीन। ये सुनने में बहुत वैज्ञानिक लगते हैं। इन्हें न्यूट्रिशन क्लेम्स कहते हैं, और जैसा आपने कहा, ये सुनने में बहुत वैज्ञानिक लगते हैं क्योंकि इनके पीछे वाकई में विज्ञान और गणित है। हर दावे के लिए कानून में बहुत सटीक मापदंड दिए गए हैं। ये हवाई दावे नहीं हो सकते। इन्हें आप प्रोडक्ट का रिपोर्ट कार्ड समझ सकते हैं। रिपोर्ट कार्ड, ये एनालॉजी अच्छी है। तो बताइए, लो फैट का लेबल लगाने के लिए किसी प्रोडक्ट को कितना लो होना पड़ता है? लिक्विड है, जैसे दूध या जूस, तो 100 मिलीलीटर में 1.5 ग्राम से ज्यादा फैट नहीं होना चाहिए। और शुगर फ्री, जो आजकल बहुत लोकप्रिय है। शुगर फ्री का मतलब है कि 100 ग्राम या 100 मिलीलीटर प्रोडक्ट में 0.5 ग्राम से ज्यादा चीनी नहीं होनी चाहिए। ये लगभग ना के बराबर है। अब आते हैं जिम जाने वालों के पसंदीदा क्लेम पर, हाई प्रोटीन। इसका क्या गणित है? हाई प्रोटीन का दावा थोड़ा अलग तरीके से काम करता है। ये रेकमेंडेड डाइटरी अलाउंस, जिसे RDA कहते हैं, उस पर आधारित है। कोई प्रोडक्ट हाई प्रोटीन का दावा तभी कर सकता है जब उसकी एक सर्विंग में RDA का कम से कम 20% प्रोटीन हो। एक और मिलता जुलता दावा है सोर्स ऑफ प्रोटीन, जिसका मतलब है कि एक सर्विंग में RDA का कम से कम 10% प्रोटीन हो। ये तो बहुत साफ है, मतलब हर ग्रेड के लिए एक तय नंबर है। एक और जरूरी क्लेम है ट्रांस फैट फ्री। ट्रांस फैट को सेहत के लिए बहुत खराब माना जाता है। हाँ, और इसके लिए नियम बहुत सख्त है। ट्रांस फैट फ्री का मतलब है कि 100 ग्राम खाने में 0.2 ग्राम से कम ट्रांस फैट होना चाहिए। ये बस कुछ उदाहरण है। हर न्यूट्रिशन क्लेम के लिए, चाहे वो लो सोडियम हो, हाई फाइबर हो या कोलेस्ट्रॉल फ्री हो, इसी तरह के स्पष्ट नंबर तय किए गए हैं। तो अब तक हमने शब्दों और नंबरों के दावों को समझ लिया, लेकिन कुछ प्रोडक्ट्स तो इससे भी आगे जाते हैं। वे सीधे सीधे सेहत से जुड़े बड़े दावे करते हैं, जैसे हड्डियों के लिए अच्छा या कोलेस्ट्रॉल कम करने में मदद करता है। क्या इस तरह के दावों की भी इजाजत है? हाँ, इन्हें हेल्थ क्लेम्स कहा जाता है, और जैसा कि आप अंदाजा लगा सकते हैं, ये दावों का बॉस लेवल है। इन पर सबसे ज्यादा सख्त नियम और निगरानी होती है, क्योंकि ये सीधे सीधे इंसान की सेहत और बीमारियों से जुड़े होते हैं। तो ये हेल्थ क्लेम्स कितने तरह के होते हैं? इन्हें मुख्य रूप से 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। पहला है न्यूट्रिएंट फंक्शन क्लेम। ये बस ये बताता है कि कोई पोषक तत्व शरीर में क्या काम करता है, जैसे कैल्शियम हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए जरूरी है, या विटामिन C इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करता है। ये एक सामान्य वैज्ञानिक तथ्य है। ठीक है, ये तो सीधा है। दूसरा प्रकार क्या है? दूसरा है अदर फंक्शन क्लेम। ये बताता है कि कोई खाना या उसका कोई तत्व शरीर पर क्या अच्छा असर डालता है, जैसे ये प्रोडक्ट पाचन में मदद करता है। इसके लिए कंपनी को मजबूत वैज्ञानिक सबूत देने पड़ते हैं। और तीसरा, जो शायद सबसे गंभीर होगा? बिल्कुल, तीसरा और सबसे गंभीर दावा है रिडक्शन ऑफ डिजीज रिस्क क्लेम्स। यानी जब कोई कंपनी कहती है कि उनका प्रोडक्ट खाने से हाई ब्लड प्रेशर, दिल की बीमारी या किसी और बीमारी का खतरा कम हो सकता है। जाहिर है, इस तरह के दावों पर नियम सबसे ज्यादा सख्त होते हैं। इसका कोई उदाहरण दे सकते हैं? क्या कोई भी कह सकता है कि उनका प्रोडक्ट कैंसर का खतरा कम करता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके लिए बहुत ही सीमित और वैज्ञानिक रूप से साबित हो चुके दावों की ही इजाजत है। जैसे कानून में एक उदाहरण दिया गया है कि कोई प्रोडक्ट यह दावा कर सकता है कि डाइट्स लो इन सोडियम मे हेल्प इन रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ हाई ब्लड प्रेशर। लेकिन ये दावा भी तभी किया जा सकता है जब वो प्रोडक्ट वाकई लो इन सोडियम के तय मापदंडों को पूरा करता हो। और क्या इन बड़े दावों के लिए कंपनियों को कोई खास अनुमति लेनी पड़ती है? हाँ, ज्यादातर रिडक्शन ऑफ डिजीज रिस्क क्लेम्स के लिए कंपनियों को फूड अथॉरिटी से प्रायर अप्रूवल लेना पड़ता है। इसके लिए उन्हें बहुत मजबूत वैज्ञानिक सबूत जमा करने होते हैं, जैसे कि इंसानों पर की गई स्टडीज, जिन्हें वेल डिजाइंड ह्यूमन इंटरवेंशन स्टडीज कहा जाता है। यह एक बहुत लंबी और महंगी प्रक्रिया है। क्या कुछ ऐसे दावे भी हैं जिन पर पूरी तरह से पाबंदी हो, जिन्हें कोई भी किसी भी हालत में इस्तेमाल नहीं कर सकता? हाँ, नियम में प्रोहिबिटेड क्लेम्स की एक लिस्ट भी है। सबसे बड़ा नियम यह है कि कोई भी खाना
किसी भी बीमारी के इलाज यानी ट्रीटमेंट और क्योर का दावा नहीं कर सकता है। खाना बीमारी के खतरे को कम करने में मदद कर सकता है, लेकिन उसका इलाज नहीं कर सकता। ये दवा और खाने के बीच की एक बहुत जरूरी रेखा है। और कोई ऐसा दावा जो प्रतिबंधित हो? एक और बहुत आम लगने वाला वाक्यांश है जो पूरी तरह से प्रतिबंधित है, रेकमेंडेड बाय मेडिकल प्रोफेशनल्स या डॉक्टरों का सुझाया हुआ। कोई भी डॉक्टर या मेडिकल एसोसिएशन किसी भी फूड ब्रांड को प्रमोट नहीं कर सकता। ये नियम इसलिए है ताकि लोग किसी डॉक्टर की तस्वीर देखकर आंख बंद करके कोई प्रोडक्ट न खरीद लें। तो आज की इस पूरी बातचीत के बाद सुपरमार्केट का वो गलियारा अब मुझे उतना कंफ्यूजिंग नहीं लगेगा। ऐसा लग रहा है जैसे हमने फूड लेबल्स की भाषा का कोड क्रैक कर लिया है। हेल्दी सिर्फ एक मार्केटिंग शब्द है, नेचुरल और प्योर की एक सख्त कानूनी परिभाषा है। बिल्कुल। ऑर्गेनिक कहलाने के लिए जैविक भारत का सर्टिफिकेशन और लोगो होना अनिवार्य है, और लो फैट या हाई प्रोटीन जैसे दावों के पीछे ठोस नंबर और गणित है, जिसे कोई भी पैकेट के पीछे देखकर जांच सकता है। ये नियम वाकई ग्राहकों को ताकत देते हैं। अगली बार जब हम खरीदारी करने जाएं, तो इन चमकदार शब्दों से प्रभावित होने के बजाय पैकेट को पलटकर उसकी इंग्रेडिएंट्स लिस्ट और न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन पर ध्यान दे सकते हैं। असली कहानी तो वहीं छुपी होती है।